तो स्टार्ट करते हैं। ये चौथा पार्ट होगा भारत के भूगोल का। अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट तो कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने भारत की सीमाएं देखी थी, फिर भौगोलिक विस्तार देखा था, पर्वतों को देखा और दर्रे को देखा। तो हम लोग आज भारत के मैदान के बारे में पढ़ेंगे और इसको भी डिटेल में देखेंगे। पहले हम उत्तर भारत के मैदान देखेंगे, उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत का भी मैदान देखेंगे। दक्षिण भारत में जो तटीय मैदान है हम लोग उसको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे पूरा। चलिए शुरू करते हैं। ये भारत का मैप हो गया और जो मैदान है भारत का वो ऊपर तो पर्वत है हम लोगों ने देखा था, और पर्वत के नीचे और नीचे पठार है। ये दक्षिण भारत का पठार है। यहाँ पर आप जाएंगे तो मालवा का पठार है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इधर मरुस्थली हो गया, अरावली पर्वत भी है यहाँ पे। और इधर आपकी यही होती है यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ, यही राजमहल का विस्तार है यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ। सिक्किम तो हिमालय में आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश भी हिमालय का ही क्षेत्र है। इधर पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, असम में भी पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी है, लेकिन वो बहुत छोटा है। ज़्यादातर यहाँ पे मैदान ही है क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के चलते यहाँ पे पूरा जलोढ़ का निक्षेप हो गया है। तो ये जो जितना भी सारा मैदान बना हुआ है जलोढ़ से ही बना हुआ है। यहाँ पे पहले पानी था और जब ये हिमालय पर्वत बना, हमने बताया था कि टेथिस सागर था, और टेथिस सागर को दबाव से जब हिमालय पर्वत बना तो वहाँ से नदियाँ निकलने लगी, और वो नदियाँ फिर अपने साथ साथ मिट्टी गाद काट के लाती थी और यहाँ पे जमा करते करते और इसको इतना बड़ा जलोढ़ मैदान बना दी। यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है ये पूरा क्षेत्र। तो इस मैदान को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में ये हो गया पहला भाग, ये पंजाब हरियाणा का मैदान, और ये हो गया अपर गंगेटी कहते हैं इसको, या ऊपरी गंगा। ये मध्य गंगा हो गया, तो ये गंगा नदी का ही मैदान है। पर ये जो पंजाब मैदान है वो 5 नदियों का, पंजाब अर्थिंग होता है 5 नदियों का दोआब होता है। तो ये अन्य 5 नदियों से बनी है। इसमें 5 नदियों में है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इन नदियों से पंजाब बना हुआ है। ये ऊपरी गंगा हो गया गंगा का, ये मध्य गंगा, और ये है निचली गंगा या निम्न गंगा कहते हैं। और ये हो गया असम का मैदान। असम का मैदान ब्रह्मपुत्रा नदी से बना है क्योंकि गंगा वहाँ तक तो जाता नहीं है, गंगा यहाँ से आके फिर ये बांग्लादेश में चला जाता है और ब्रह्मपुत्रा नदी भी आता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आएगा और यहाँ से मुड़ के फिर ये पूरा एरिया ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो देखिए इस मैदान की कुछ खासियत भी है। इस जो मैदान की जो ऊंचाई है, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी इस साइड हो गया और इस साइड अरब सागर हो गया। तो समुद्र से इसकी जो ऊंचाई है वो है 200 मीटर। 200 मीटर यानी कि जो नदियाँ हैं वो 200 मीटर तक मिट्टी यहाँ पे ला के जमा कर दी। कहीं कहीं तो ये 1000 मीटर तक भी ऊँचा है। इसकी गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। और इसका जो ढलान है, मतलब ये नदी इस साइड से बहती है, तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि कौन सा जगह ऊंचे पे है। तो आप नदी के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसका जो ढलान है, यहाँ से ये गंगा नदी यहाँ से होते हुए ऐसे गई है, तो ये ढलान इस साइड है। तो इसका ढलान जो है वो 20 सेंटीमीटर है। और फिर आगे जाके इसका ढलान कम हो जाता है, बनारस के आगे तो 15 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल इतना डिटेल में नहीं आएगा, फिर मान लीजिए। और ये जो चौड़ाई है इसका वो 150 से 300 किलोमीटर तक है। तो 150 से 300 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई यहाँ पे। और असम वाला कम चौड़ा है क्योंकि यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा पठार वगैरह था। तो असम वाले की चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर तक है। 90 से 100 किलोमीटर ये असम वाले मैदान का। और ये पूरा जो है उत्तरी भारत का, इसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। जो भी मैदान नदियों द्वारा बनती हैं उनको जलोढ़ मैदान कहते हैं। उसके भी कई प्रकार होते हैं, अभी हम लोग उस प्रकार को भी देख लेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है ये मैदान। ये सब इसकी खासियत है कुछ।
तो इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। ये जो मैदान है इसको ढाल के आधार पर भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे ऊंचा होगा, फिर नीचे धीरे धीरे इसका ढाल कम होते होते गया होगा। तो सबसे पहले इसका जो उत्तरी भाग है ये पूरा शुरू से लेके और ये यहाँ तक, इस क्षेत्र को बोलते हैं भाबर क्षेत्र। और इसके जस्ट सटा हुआ जो क्षेत्र है इसमें ही ये क्षेत्र सटा हुआ है, ये वाला, ये है तराई क्षेत्र। तो जो भाबर क्षेत्र की विशेषता यह है कि यह क्षेत्र, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर, और यहाँ पे जो नदियाँ होती है वो इन पत्थरों के नीचे चली जाती हैं, तो नदियाँ यहाँ पे दिखती नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ से आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को काट के लाती हैं, और जब काट के लाती हैं तो अपने मुहाने पे बड़े पत्थरों को जमा कर देती हैं, और बाकी जो छोटे पत्थर होते हैं उनको आगे बहा देती हैं। वही मिट्टी वगैरह जो बह के आगे फिर ये मैदान बन जाता है, और बड़े बड़े पत्थर वहीं पर आ जाते हैं। जब बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो जो नदियाँ होती हैं वो जब नीचे आती हैं तो पत्थरों के नीचे फंस जाती हैं, इसलिए यहाँ पर नदियाँ दिखती नहीं है। तो इनका ये एक खासियत, अगर पूछेगा कौन से क्षेत्र में नदियाँ नहीं दिखती हैं तो वो होता है भाबर क्षेत्र। नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। और इन क्षेत्र में एक और, इन क्षेत्र का सबसे ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पे ये 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, 8 से 10 किलोमीटर। और ये एक पट्टी की समान है पूरी, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक फैला हुआ है, शुरू से लास्ट तक। जहाँ से हिमालय पर्वत है उनके नीचे हर जगह ये, जहाँ से नदियाँ निकलती है वहाँ पे ये पूरी जगह फैला हुआ है। सिंधु नदी यहाँ से, ये सिंधु नदी हो गई, ये सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी से लेके यहाँ पे तिस्ता नदी, तिस्ता नदी है सिक्किम में, सिक्किम से होते हुए और बांग्लादेश में जाके ये गंगा में नहीं ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, फिर ब्रह्मपुत्रा जाके गंगा में मिल जाती है और दोनों समुद्र में चली जाती हैं। तो सिक्किम से लेकर तिस्ता तक ये फैला हुआ है, ये क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर तक है। लेकिन अब जैसे इधर पूर्व में जाते जाइएगा यहाँ पे चौड़ाई घटते जाती है, ज़्यादातर चौड़ाई इधर ही है क्योंकि ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसी साइड आपको दिखेंगे। ये हो गया इसका, ये जो है वो पिडमेंट का एक उदाहरण है। यहाँ पे सबसे, अब जो नदियाँ जब यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से जब इस पहाड़ से, जब ये पत्थरों से जब नदियाँ निकलती हैं तो फिर वो एकदम समतल मैदान में आ जाती है, और समतल मैदान में आने के कारण वहाँ नदियाँ रुक जाती हैं, और रुकने के चलते यहाँ पे एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। ये पूरा क्षेत्र दलदली हो जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है दलदली, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। ये ऊपर हो गया भाबर क्षेत्र, और उसके नीचे ये पहले सबसे ऊपर भाबर क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर का चौड़ाई है। फिर इसके नीचे जो सटा हुआ क्षेत्र उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होता है कि जब नदियाँ इस पत्थरों से निकलती है और यहाँ पे समतल ज़मीन पे आ जाती हैं, तो यहाँ पे ज़मीन पे आ जाती है तो नदियाँ यहाँ के रुक जाती हैं, फिर रुक के फिर बहना चालू करती हैं। तो रुकने के कारण यहाँ पे दलदल पूरा बन जाता है। तो ये पूरा एकदम क्षेत्र दलदली होता है, और दलदली होता है तो बीमारियों का घर होता है, मलेरिया वगैरह बीमारी यहाँ पे होती है। और ये दलदली जो क्षेत्र है आपको बिहार में भी दिखने को मिल जाएगा, नेपाल में ज़्यादातर फैला हुआ है। नेपाल में तराई क्षेत्र है। नेपाल को 2 भागों में बांटा भी गया, एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक तराई क्षेत्र है। और तराई वाला जो क्षेत्र है वो भारत में रहने वाला, ये भारत में नेपाल के लिए विवाद होता है, यार का विषय। और यहाँ पे खेती भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, पेड़ काई वगैरह बड़े बड़े मिलते हैं। यहाँ पे काट के और वहाँ के लोग वहाँ पे खेती भी करते हैं। उपजाऊ क्षेत्र है, अच्छी क्षेत्र है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे एक पताल तोड़ कुएँ मिलते हैं। पताल तोड़ कुएँ का एक्चुअली मतलब ये है कि यहाँ से जब, देखिए क्या होता है, जब ये नदियाँ निकली तो ये भाबर वाले क्षेत्र में आ गई, तो भाबर वाले क्षेत्र में ज़मीन के नीचे हो गई, और ज़मीन के नीचे आ गई, यहाँ पे ज़मीन रहता है तो यहाँ से ये नदियाँ इसको तोड़ तोड़ के यहाँ से निकलती है और फुहारा जैसा निकलने लगता है, तो इसी को बोलते हैं। तो पूछे कौन से में पाया जाता है, ये तराई वाले में पाया जाता है, और उत्तराखंड में ये ज़्यादातर पाया जाता है, और इससे भी जगह नहीं पाए जाते। फिर तराई क्षेत्र के नीचे ये पूरा हो गया जलोढ़ मैदान वाला क्षेत्र, तो ये नीचे वाला पूरा हो गया जलोढ़ मैदान।
इसको जब हम लोग मैदान पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इसको कांप प्रदेश कहते थे, कांप प्रदेश भी कहते हैं। ये भाबर तराई और ये कांप। और इसमें जैसे जलोढ़ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैसे जो पुराना जलोढ़ जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग बांगर, और जो नया जलोढ़ होता है उसको खादर बोलते हैं। नया जो खादर क्षेत्र होता है या बांगर क्षेत्र होता है, बांगर ये पुरानी जलोढ़ हो गया। पुरानी जलोढ़ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फिर बाढ़ वगैरह नहीं आता है। मिट्टियाँ मतलब नदियाँ मिट्टी ला ला के और इसको ऊंचा कर देती है, वो क्षेत्र को, तो ऊंचा हो जाती है तो फिर वहाँ बाढ़ नहीं आता है। ये क्षेत्र ऊंचा हो जाता है तो यहाँ पे नहीं आता है। और ये क्षेत्र में अभी हमेशा बाढ़ आते रहता है, तो बाढ़ आते रहता है तो नई नई मिट्टी लाते रहता है, जिस कारण ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ये बांगर जो होती है इसकी ऊंचाई 30 मीटर तक हो जाती है मिट्टी जमते जमते। ये जो है वो ऊपरी भाग में है, सतलज से लेके और ये गंगा नदी के ऊपरी भाग तक ये क्षेत्र फैला हुआ है पूरा। और खादर नीचे वाला क्षेत्र है। हमेशा इसमें बाढ़ आते रहता है, तो पानी भी यहाँ का हमेशा ग्राउंड वाटर हमेशा रिचार्ज रहता है, तो ये क्षेत्र में खेती करना काफ़ी सही होता है, उपजाऊ भूमि होती है। और जब हम लोग पढ़ेंगे अभी मैं लैंड के बारे में, तो उस समय हम लोग इसको और डिटेल से देखेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या होता है। भांगर को भी बाद में बांटते हैं, जिसको रेह प्रदेश में बांट देते हैं, रेह, और इसको बोलते हैं भूड़ प्रदेश। तो ये सब आगे हम लोग मैदान में देखेंगे। रेह जो प्रदेश होता है यहाँ पर सिंचाई अगर हो जाता है तो हो जाता है, यहाँ पर सिंचाई नहीं होता है, यहाँ का ऊपरी मिट्टी हट जाता है पूरा, तो उसको वैसे बोलते हैं। फिर इसमें एक और मैदान होता है जिसको डेल्टा मैदान कहते हैं। तो ये जहाँ पे जब नदियाँ जहाँ गिरती हैं, ये वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में, तो उस क्षेत्र में मिट्टी ला ला के जमा करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, तो ये यहीं पे बना हुआ है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से ही मिल के बना हुआ है, तो वहीं वो डेल्टाई क्षेत्र हो गया, वो भी डेल्टा का मैदान ही है। और एक और प्रकार का मैदान होता है उसको बोलते हैं सरोवरी मैदान। जैसे कोई यहाँ पे झील जैसे है, जैसे बिहार में कांवर झील है, तो ऐसे झील जो होता है वो ढक जाता है, और ढक के वहाँ पे मिट्टी जम जाती है, नदियों के चलते मिट्टी जाती है, उसको बोलते हैं सरोवरीय मैदान। तो ये मैदान हो गया। और इसके बाद देख लेते हैं तटीय मैदान के बारे में थोड़ा बहुत। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, और इसके बाद तटीय मैदान को देखेंगे, दोनों तरफ के तट को। तटीय मैदान के लिए वापस एक और मैप बनाते हैं। इस मैप में केवल साउथ दक्षिण का मैप बनाते हैं, ज़्यादा नॉर्थ मैप नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिसका जरूरत है उसी को बनाते हैं। तो गुजरात से बनाते हैं, ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, और ये बांग्लादेश चला गया। तो ये हो गया भारत का जो भी तट है। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया दोनों तरफ से। पहले कुछ क्षेत्र बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे है दमन द्वीप, दमन द्वीप वहाँ पे, और ये वाला क्षेत्र हो गया गोवा, मुंबई के नीचे। फिर गोवा के बाद यहाँ से फिर केरल चालू हो जाता है, ये मंगलोर का तट हो जाएगा, केरल चालू हो गया। फिर इस साइड जाते हैं तो इस साइड आपको मिलेगा यहाँ पे कृष्णा नदी, कृष्णा के नीचे कावेरी है, कृष्णा के ऊपर गोदावरी है, नदियों में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हो गया महानदी। तो इसी आधार पे इस तटों को बांटा गया है। यहाँ पे कावेरी नदी भी है, कृष्णा के नीचे कावेरी, यहाँ पे गोदावरी नदी भी है। तो देखिए सबसे जो ऊपर वाला तट है, और एक और यहाँ पे, यहाँ से पूरा एकदम सीधा पर्वत है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो दोनों पर्वतों को मिलाती है। फिर यहाँ पे अन्नामलाई है, कड़मम हिल है। अभी हिल वाले में देखेंगे, इसके अगले वीडियो में ही देखेंगे कंप्लीट, उसको भी समझेंगे। तो जो ये ऊपर वाला तट है, ये वाला दमन से लेकर गोवा तक, इसको बोलते हैं कोंकण तट। 500 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। और कोंकण के नीचे जो तट है इसको मालाबार तट, कर्नाटक तट, अभी कर्नाटक ही है, गोवा से यहाँ तक कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कन्नड़ तट,
कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो उस पर कन्नड़ तट हो गया। और इसके नीचे ये तट है, ये है मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार नहीं, इसको मंगलोर तट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये हो गया दमन वाला क्षेत्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया मंगलोर, और यहाँ पे हो गया कन्याकुमारी। फिर ये हो गया तमिलनाडु का क्षेत्र, ये कावेरी हो गया और ये कृष्णा हो गया, तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। इम्पोर्टेंट यही दोनों, मालाबार तट और कोरोमंडल तट, इससे ज़्यादा सवाल आते हैं। कोरोमंडल तट किस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, तो ये कोरोमंडल जो तट है वो है तमिलनाडु वाला क्षेत्र, यानी कि पूर्वी भाग में। और ये हो गया, और इस तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, उत्तरी सरकार तट है। तो महानदी, ये नदी का भी नाम लिख देते हैं, महानदी, कावेरी, और ये तो कन्याकुमारी हो ही गया। कृष्णा नदी हो गया, कृष्णा नदी। ऐसा है कि जो इधर की जो नदियां हैं, जो यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो सभी जाके पश्चिम ही गिरती हैं, ये पूरब साइड ही गिरती है, पश्चिम से निकल कर पूरा साइड ही गिरती हैं। इधर जो नदियाँ हैं वो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे मांडवी है, जुआरी है, ये सब नदियाँ, इनकी धारा बहुत तेज़ होती है, तो इस साइड ये लोग डेल्टा नहीं बना पाती हैं। ये वाला जो मैदान है वो बहुत छोटा मैदान है, ये वाला, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इस वाले मैदान की, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और नदियों के चलते, नदियाँ जानती हैं आप लोग, मिट्टी वगैरह लेके आती हैं काट काट के, और वहाँ पे जमा करती है, जमा करते करते वहाँ पे बहुत बड़ा, जमा करते करते वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बना देती हैं, और वो एक विस्तृत मैदान बन जाता है। तो देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में थोड़ा बहुत। पहले तट के बारे में देख लेते हैं। जो भारत का जो तट है उसकी लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है पूरी लंबाई, और ये जितने क्षेत्र में तट फैला हुआ है 9 स्टेट और 4 यूटी में फैला हुआ है। 4 यूटी कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हो गया पुदुचेरी, दमन दीव हो गया, और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी तो है, ये सभी तो तट ही हैं। तो ये 4 हो गए। और 9 स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो ऐसे पूछते हैं कौन सा तट किस साइड है, तो राज्य में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे। तो ये जो मालाबार तट है, ये यहाँ पे केरल वाला एरिया, ये केरल वाला है, यहाँ से फिर ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो जो केरल वाला क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि कयाल मिलते हैं। कयाल का मतलब होता है, देखिए मालाबार तट की विशेषता है, कयाल यहाँ मिलते हैं। कयाल का मतलब होता है कि जब पानी यहाँ, ये तो अरब सागर है पूरा, और ये है तो अरब सागर, तो जो कयाल मिलती है यहाँ पे मालाबार तट में, तो उसमें जाकर पानी फंस जाती है, और उसमें नमकीन पानी फंस जाती है, और जब पानी फंस जाती है तो यहाँ पे पूरा झील जैसा बन जाता है, खारा झील हो जाता है, और इसमें नौका गमन होता है। आप लोग देखते होंगे साउथ मूवी में ज़्यादातर नाव चलाते हैं कई लोग मिलके, तो केरल वाले इसी वाले क्षेत्र में होता है। और इसमें देखें तो कुछ कुछ बीच है, जैसे जुहू बीच है महाराष्ट्र में। जो पश्चिमी तट जो बना हुआ है, वहाँ पे उसका जो बना हुआ, ये बना हुआ भूमि के उत्थान से। क्या है कि यहाँ पे ये हमने बताया था कि ये गुंडवाना जो लैंड था, यहाँ से जब भारत आ रहा था तो ये भारत ऐसे उठ गया था पूरा। उठने के कारण जो ज़मीन था वो यहाँ पे बन गया है, इसीलिए यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो अभी भी ज़मीन को काट रही हैं। अभी यहाँ पे नई नदियाँ हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा नहीं बना पाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, और उनका धार इसीलिए के चलते तेज होता है। लेकिन जब इस साइड झुक गया है तो यहाँ का अंदर चला गया। इसको आगे देखेंगे और सही से पढ़ेंगे इसको। और जब ये ऊपर उठ गया तो यहाँ पे ये कट गया है नदियों के चलते, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे बंदरगाह मिलते हैं, जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं।
तो उसमें बंदरगाह में जैसे मुंबई का बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी मुंबई में ही है, कंडला बंदरगाह गोवा में है। तो ये है। और बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो ये तो चौड़ा मैदान है, काफ़ी चौड़ा मैदान है। कृष्णा से कावेरी के बीच को इसको कोरोमंडल तट हो गया। इसमें भी बंदरगाह वगैरह है, जैसे विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में हल्दिया है, यहाँ पे पारादीप उड़ीसा में है, दीघा हो गया, गोपालपुर उड़ीसा, ये सब इस वाले क्षेत्र में बंदरगाह। तो यही है मैदान। इसमें देखेंगे हम लोग डेल्टाई मैदान किसको बोलते हैं, एस्चुरीज। जब नदी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे डेल्टा कैसे बनता है, एस्चुरीज कैसे बनता है। तो ये वाला डेल्टाई मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र है वो एस्चुरी मैदान है। तो नदियों में इसको सही समझ पाएंगे। एक और चीज़ लिख लेते हैं कि तट, ये तट है जो 9 राज्य का जो तट है, तो जो सबसे बड़ा जो तट है वो है अंडमान निकोबार का। ये अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार का जो तट है वो सबसे बड़ा है, लगभग 1962 किलोमीटर का तट है। फिर दूसरे नंबर पर आता है, अगर आपसे पूछेगा कि राज्य में सबसे बड़ा तट किसका है, तो गुजरात का तट है। अंडमान निकोबार तो यूटी है और द्वीप है, तो मुख्य भूमि का तट हो जाएगा गुजरात। फिर इसके बाद ये आंध्र प्रदेश वाला तट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का सबसे बड़ा तट है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, सबसे बड़ा तट कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा मुख्य भूमि का, और अंडमान निकोबार हो जाएगा इसका। तो तटों के बारे में अभी इतना काफ़ी है। जब द्वीप पढ़ेंगे तो और इधर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में भी अभी डिटेल में देखेंगे, जब द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। यहाँ ये जो पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी, इसको सह्याद्री पहाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी पहाड़ी है, नीलगिरी, कडमम पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ी, यहाँ पे जावदी, सेवराग, सब पहाड़ी अभी देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जब पहाड़ी इसके अगले वीडियो में हम लोग पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं।